हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट के लिए प्रैक्टिस सेशन और तैयारी करवा रही हूँ और जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो 7 ऑफ जुलाई को है। आज के इस सेशन में मैं सीटेट का जो पेपर 2 हुआ था उसका साइंस वाला पोर्शन लेके आई हूँ। ये उनके लिए है जिसने जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैथ एवं साइंस को चुना था। मैथ वाला जो क्वेश्चन पेपर था उसको मैं पिछले वाली वीडियो में करवा चुकी हूँ। आज के इस वीडियो में साइंस वाला पेपर देखेंगे। चलिए देखते हैं। साइंस में जो क्वेश्चन था वो 61 से स्टार्ट था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। ये पूछ रहा है कि संसार में वर्ल्ड में जो लॉन्गेस्ट स्नेक है वो कौन सा है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा जालीदार अजगर, रेटिकुलेटेड पाइथन्स। ये जो पाए जाते हैं ये वुडलैंड्स जहाँ होता है वहाँ पे पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया वाले भाग में पाए जाते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया वाले भाग में पाए जाते हैं और घास के जो मैदान होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि फर्स्ट है ये है एक आसान व्यायाम है। ऐसा नहीं है कि आसान एक्सरसाइज है इसलिए लोग करते हैं। यह लोगों को स्वस्थ रखता है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, इट कीप्स पीपल हेल्दी। यह लोगों को स्वस्थ रखता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। चेचक के टीके का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। द वैक्सीन फॉर स्मॉल पॉक्स वाज डिस्कवर्ड बाई। जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन है उसको किसने जो है खोजा था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, एडवर्ड जेनर ने। इसका सही आंसर है एडवर्ड जेनर। और अगर बात की जाए रोनाल्ड रॉस की तो इन्होंने मलेरिया पैरासाइट की खोज की थी। मलेरिया की जो बैक्टीरिया उनकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इंसुलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है ये इंसुलिन की खोज की थी। और रॉबर्ट कोच ये हैजा और तपेदिक के बैक्टीरिया को खोजे थे। हैजा और तपेदिक के इनको 1905 में हैजा प्लस तपेदिक को खोजे थे। इनके बैक्टीरिया को इनको तपेदिक की बैक्टीरिया खोज के लिए जो 1905 है इसमें नोबेल प्राइज़ भी मिला था। 1905 में फिजियोलॉजी में नोबेल प्राइज़ इनको मिल चुका है, इसलिए ये फेमस हो जाता है। कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि रॉबर्ट कोच ने किसकी खोज की, तो हो जाएगा हैजा और तपेदिक। और तपेदिक के लिए इनको 1905 में नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है। और रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया पैरासाइट की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इंसुलिन की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक मतलब प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के रूप में किसका यूज़ किया जाता है, मतलब अगर कोई सामान सुरक्षित है, सुरक्षित रखने के लिए उसमें जो है क्या मिलाया जाता है, किसके रूप में जो है कौन सा ऐसा इसमें से तत्व है जिसको यूज़ किया जाता है किसी सामान को सुरक्षित रखने के लिए। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, सोडियम बेंजोएट। इसका सोडियम बेंजोएट का जो फार्मूला होता है वो होता है C6H5 COO। ये इसका फार्मूला है। इसको प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ करते हैं C6H5COO। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। ईस्ट इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन। आप किसके प्रोडक्शन में ईस्ट का यूज़ किया जाता है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, कर्ड या दही। ठीक है, और भी इसका यूज़ किया जाता है सिरका में। सिरका बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है ईस्ट का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। माइटोकॉन्ड्रिया, एटीपी, राइबोसोम। एटीपी क्या है, इसको जो है आगे इसका जो जोड़ा बन रहा है उस हिसाब से राइबोसोम से रिलेट करके इसका आंसर देना है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होगा एनर्जी हाउस होता है। इसी में जो रेस्पिरेशन वाला वर्क होता है माइटोकॉन्ड्रिया में ही होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस भी इसलिए बोलते हैं, इससे एनर्जी रिलीज होती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी रिलीज होती है वो एटीपी के रूप में होती है। जब रिस्पायरेशन होता है जो एनर्जी होती है वो एटीपी के रूप में रिलीज होती है। तो राइबोसोम में जो एनर्जी होती है वो किस रूप में रिलीज होगी, वो प्रोटीन के रूप में होती है। राइबोसोम में प्रोटीन होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है तो यह 16 सेकंड में कितने दोलन पूरे करेगा। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज 2 हर्ट्ज, हाउ मेनी ऑसिलेशन इट विल बी कंप्लीट इन 16 सेकेंड।
टाइम कितना दिया है 16 सेकेंड, और ये फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 2 हर्ट्ज। तो इसके लिए जो दोलन पूरा का कितने दोलन पूरा करेगा, ऑसिलेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है ऑसिलेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑसिलेशन इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू टाइम। ऐसे भी अगर आप दिमाग लगाएंगे तो फ्रीक्वेंसी अगर 2 हर्ट्ज है पर सेकंड कर रही है तो 16 सेकंड में कितना करेगी, तो हो जाएगा एफ इंटू टी। फ्रीक्वेंसी कितना है 2 और टी कितना है, टाइम कितना है 16। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला हो जाएगा। 32 दोलन पूरे होंगे, 32 ऑसिलेशन ये करेगा। और अगर इसमें से मान लीजिए कोई और फार्मूला सिंपल पेंडुलम की आवर्तकाल या लंबाई पूछ लिया जाए तो इसका फार्मूला होता है आवर्तकाल इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2 पाई फिर रूट में यल अपान जी। और कभी कभी ये भी पूछ लेता है जो सिंपल पेंडुलम होता है उसकी लंबाई कितनी होती है, तो उसको हम 2 मान के चलते हैं, उसे सेकेंड पेंडुलम भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। कौन सी ऐसी धातु है जिसको अगर वायु में रखा जाए वो अगर एयर के संपर्क में आती है तो जल जाती है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सोडियम। इसका सही आंसर होगा सोडियम। इसलिए आपने सुना होगा कि सोडियम को केरोसिन में करके रखते हैं, सोडियम में केरोसिन में करके रखते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। ये जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तुरंत जल उठेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इफ इफ केप्ट इन एयर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सोडियम। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। MgOH का होल ट्वाइस जो है इसका उपयोग किसके रूप में किया जाता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड एज, इसका जो सही आंसर होगा एंटी एसिड के रूप में, गैस की दवा के रूप में इसका यूज किया जाता है, प्रति अम्ल के रूप में। और एक और चीज पूछा जाता है इसके साथ, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तो यूज होता ही है, एक और है जो यूज होता है AlOH का होल ट्वाइस, ट्वाइस या थ्राइस रहेगा, ठीक है। ये भी यूज होता है एंटी एसिड के रूप में। हो सकता है इसे पूछा है फिर इसे पूछ ले, इसलिए याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 वाला। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेस बर्न्स विद पॉप साउंड। पॉप साउंड वो होता है जिसमें इतना फास्ट होगा कि साउंड जो बैरियर होता है ना उसको ब्रेक कर देगा, साउंड जो बैरियर होता है उसको ब्रेक कर देगा, इसे पॉप साउंड बोलते हैं, ठीक है। साउंड बैरियर को ब्रेक कर देगा। इसका जो सही ऑप्शन चलिए देखते हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जैसे ही ऑक्सीजन के संपर्क में आता है इतनी स्पीड से ये इतना मतलब फास्ट रिएक्शन होता है, इतनी स्पीड से चलता है कि ये साउंड जो बैरियर होता है उसको ब्रेक कर देता है, तभी तो हाइड्रोजन से हाइड्रोजन बम बनता है। इसलिए जो है साउंड बैरियर को जब ये ब्रेक कर देगा उसे पॉप साउंड साउंड बोलते हैं, तो पॉप साउंड की से जलता है ये हाइड्रोजन होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल जो असंपर्क बल होता है उसका उदाहरण पूछ रहा है। इसमें सारे संपर्क बल हैं, इसलिए इसका जो आंसर था वो गलत था, फिर आयोग ने इस पे स्टार दिया था, सबको 1 नंबर कॉमन मिला था, ठीक है, क्योंकि ये सारे संपर्क बल है, असंपर्क बल कोई दिया ही नहीं है, या तो ये दिया होता है ऑप्शन में कि इनमें से कोई नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। जो डायबिटीज का रोग होता है ना, डायबिटीज इज कंट्रोल्ड बाय हार्मोन, किसके हार्मोन के द्वारा ये कंट्रोल होता है। इसका जो सही आंसर होगा इंसुलिन होगा। अभी बताई थी ना, इंसुलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और ये जो है एड्रेनल हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन को रिलीज करता है, और थायरक्सिन वाला थायराइड ग्रंथि से निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। मिट्टी का तेल पेट्रोलियम से ही निकलता है। पैराफिन मोम जो होता है ये भी पेट्रोलियम से निकलता है। बिटुमेन जो होता है ये भी पेट्रोलियम से निकलता है, ये लिक्विड होता है जो गाढ़ा होता है। मिट्टी का तेल भी पेट्रोलियम से निकलता है। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड सेकेंड वाला CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG वाला ये किससे बन निकलता है, ये CH4 होता है, ठीक है, ये पेट्रोलियम से नहीं निकलता, CH4 कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है। जो ये रेड डाटा बुक होता है कंटेन्स ए रिकॉर्ड ऑफ, किसका रिकॉर्ड रखती है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संकटापन्न प्रजातियां। 74 का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला इंडेंजर्ड स्पीसीज। अगर विलुप्त बोले जो विलुप्त हो गई हैं, जो खत्म हो चुकी हैं, उनको उनका नहीं है, ये जो अभी संकट में है, खत्म होने वाली हैं, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीसीज का ये
लिस्ट होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75 है, जूते के सोल असमतल क्यों बनाए जाते हैं? जो जूते के सोल होते हैं वो असमतल मतलब ट्रेडेड क्यों बनाए जाते हैं? वाई आर द सोल ऑफ द शूज ट्रेडेड? इसका जो सही आंसर होगा वो जूते को और मजबूती देने के लिए, ये कोई मोटिव नहीं होता। जड़त्व को घटाने के लिए, अगर जड़त्व घटा देंगे फिसलन बढ़ जाएगी ना, फिसलने के लिए थोड़ी जूता होता है। जूते का जीवन बढ़ाने ये भी नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला होगा, फ्रिक्शन को इंक्रीज करने के लिए, टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन जब इंक्रीज होगा तो उससे फिसलेंगे नहीं, हम चलने में आसानी होगी, चल सकेंगे आसानी से, नहीं तो फिसल के गिर जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 76, सारिका ने आसुत जल एक बोतल में लिया। आसुत जल वो होता है जिसमें लवण की कोई मात्रा नहीं होती, एकदम बिल्कुल प्योर होता है। इसमें क्या होते हैं, आयन जो होते हैं ना वो भी नहीं होते हैं, डिस्टिल वाटर, इसमें आयन भी नहीं होते हैं। और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या नहीं। ये विद्युत का सुचालक नहीं होता है, उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? इसका जो सही आंसर होगा, आंसर तो होना चाहिए था यह एक विद्युत रोधी है, लेकिन आयोग ने जो आंसर माना था वो माना था यह विद्युत का कमजोर चालक है। शायद प्लास्टिक वाले बॉटल में उसने भरा था इस वजह से, या फिर पता नहीं क्या रीजन था, आयोग ने ये माना था यह विद्युत का कमजोर चालक है। इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जबकि ये विद्युत रोधी है। इंसुलेटर है, क्योंकि इसमें आयंस ही नहीं पाए जाएंगे। जब आयंस नहीं पाए जाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो कैसे उसमें कैरी ऑन होगी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसमें जो चार कथन दिए गए इसमें सत्य कौन सा नहीं है? किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है। ये तो सही है, जब मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तभी पता होगा कि वो सुरक्षित है या नहीं है। सभी भवनों के लिए विद्युत परिपथों में फ्यूज लगाए जाते हैं, बिल्कुल फ्यूज तो लगाया ही जाता है। यदि परिपथ में उपयुक्त फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित सीमा से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित होने पर यह उड़ जाएगा, बिल्कुल। अगर मैक्सिमम करंट फ्लो होने लगेगा, जब आग लगने की डर होगी या कोई हादसा होने का डर होता है तो फ्यूज अपने आप उड़ जाता है। इसका जो नहीं, सत्य नहीं है, गलत वाला पूछा था। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला, देयर इज ए मिनिमम लिमिट ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये गलत है। न्यूनतम सीमा अगर प्रवाहित होगी तो कैसे पता चलेगा कि ये सेफ है या नहीं है? नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज मोस्ट लाइकली टू बी अफेक्टेड बाय ए साइक्लोन? कौन सा प्लेस ऐसा है जो इनमें से साइक्लोन के द्वारा ज्यादा अफेक्टेड होगा? पोरबंदर आपको पता है कहाँ है? ये गुजरात में है, ये गुजरात में है। पुरी कहाँ है? ये उड़ीसा में है, पुरी उड़ीसा में है। और मुंबई, मुंबई तो आपको पता ही है। और गोवा, ये सारे जो ये हैं, ये और ये वाले, पोरबंदर, मुंबई, गोवा, ये सब कहाँ पड़ते हैं? ये पश्चिमी तट पे पड़ते हैं, पश्चिमी तट पर पड़ते हैं। और जो पश्चिमी तट की हवा, तट के जो समुद्र होते हैं वो ठंडे होते हैं, वहाँ की हवाएं ठंडी होती है पश्चिमी तट के। और जो ये पूरी है ये पूर्वी तट पे पड़ता है। ये कहाँ पड़ता है? ये पूर्वी तट पे पड़ता है। पूर्वी तट पे पड़ने के कारण यहाँ पे जो समुद्र होते हैं वो गर्म होते हैं, इसलिए यहाँ पे साइक्लोन जो होते हैं वो ज़्यादा आते हैं। यहाँ पे साइक्लोन ज़्यादा आते हैं। जब साइक्लोन इधर ही ज़्यादा आते हैं तो सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन सा होगा? पूरी होगा, उड़ीसा वाला। आंध्र प्रदेश, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, ये सब एरिया जो है बस पूर्वी साइड में ये सब ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तमिलनाडु भी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि? पृथ्वी पर जो ऋतुएं होती हैं वो क्यों बदलती हैं? द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज, क्यों होता है? चलिए देखते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के लंबवत है, बिल्कुल नहीं लंबवत है। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, ये सही है, पृथ्वी झुकी हुई है। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ इज टिल्टेड टिल्टेड विद रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑफ इट्स ऑर्बिट, ठीक है, ये झुकी हुई है। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 कहाँ गया? 79 था, 80 है ये क्वेश्चन नंबर, ठीक है। दो स्तंभ है, 2 कॉलम्स दिए गए हैं, कॉलम ए कॉलम बी, इसमें से इनको जो है मिलाना है। इसमें से देखिए, आप सबसे पहले किसको जानते हैं? अपघटक जो होते हैं इनको आपको पता है, डिकम्पोजर जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। जो ह्यूमस होते हैं वो क्या होते हैं?
ये पौधों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। पादपों एवं जंतुओं के मृत ऊतक होते हैं ह्यूमस। ये तो आपको, और ये भी पता है शाही जो होता है वो होता है एक जंगली जंतु है शाही, ठीक है। और ये वृक्ष वितान बड़े वृक्ष की शाखाओं को कहते हैं वृक्ष वितान। चलिए देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा। इसका जो सही आंसर होगा किसमें है, बी वाले पे क्या होना चाहिए। अब डिकम्पोजर क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं। बी वाले पे 3 होना चाहिए। बी वाले पे 3 कहाँ है, ये है, और यहाँ पे भी है। अभी और मिलाते हैं। ह्यूमस सी वाले पे 1 होना चाहिए। सी वाले पे 1 होना चाहिए बिल्कुल। और डी वाले पे सेकंड वाला होना चाहिए। यही वाला आंसर सही है, ठीक है। वृक्ष वितान एक बड़ी वृक्ष की शाखाएं होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इम्पॉर्टेंट इन साइंस। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो साइंस में क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। यह लेना आसान है, ऐसा नहीं का आसान है लेना इसलिए इम्पोर्टेंट है। यह शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक है, ये भी नहीं है। यह निदानात्मक है, यह विज्ञान को अच्छे प्रकार से समझने में सहायक है। यह निदानात्मक है क्योंकि रचनात्मक आकलन जो होता है वो निदानात्मक। अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा तो उसमें जो डायग्नोस्टिक वाली चीज़ें होगी वो भी आएंगी, इसलिए ये सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82। विद्यालयों में विज्ञान मेले का आयोजन क्यों किया जाता है। जो विद्यालय होते हैं, स्कूल होते हैं, उसमें जो साइंस फेयर होते हैं उनका आयोजन क्यों किया जाता है। चलिए देखते हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान में उच्च शिक्षा के लिए तैयार करने के लिए। उच्च शिक्षा उससे नहीं मिलती है, ये गलत है। विद्यार्थियों को उनकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त, अच्छे अंक कहाँ उस विज्ञान मेला से मिलेंगे। शिक्षार्थियों में विज्ञान में सृजन और प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। विद्यार्थियों का उनके प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन। इसमें मूल्यांकन नहीं होता, इसमें जो इवेल्युएशन नहीं होता। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 होगा। विद्यार्थियों में विज्ञान में सृजन और प्रयोग करने की क्षमता का विकास करने के लिए। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3 वाला। इनमें जो क्रिएटिविटी है और जो एक्सपेरिमेंटल वाली चीज़ें हैं उनका विकास होता है, इसलिए विज्ञान मेला जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83। एक शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से किसे आप शिक्षण में वैज्ञानिक विधा के लिए सबसे उपयुक्त मानते हैं। चलिए देखते हैं। शिक्षार्थियों को कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करना, अवधारणाओं को स्पष्ट करना यही थोड़ी ना इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। अवधारणाओं के शिक्षण हेतु तकनीकी का उपयोग करना, ये भी नहीं है। शिक्षार्थियों को परियोजनाएं देना, ये भी नहीं है। अवधारणाओं से संबंधित गतिविधियों को जहां एक्टिविटीज आ जाए उसके अलावा कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 है। आस्क द स्टूडेंट टू परफॉर्म एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स। जो कॉन्सेप्ट हैं उनसे रिलेटेड जब आप एक्टिविटीज करवाएंगे तो बच्चे अपने आप सीखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है। इसका क्या अर्थ है, इसका क्या मोटिव है। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने हेतु तैयार करें। विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यस्त, बच्चे को बिजी रखना कोई मोटिव नहीं है। विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने की प्रक्रियाओं को सीखने लायक है। सारे वैज्ञानिक थोड़ी बनेंगे। विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक होते हैं, ये भी नहीं है। विज्ञान इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 होगा। विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश करने, ताकि बालक जो है अपने आने वाले समय में कार्य कर सके, सर्वाइव कर सके, अपनी रोजी रोटी ढूंढ सके, इसलिए ये सही है। साइंस शुड प्रिपेयर द चाइल्ड टू द वर्ड टू वर्ड ऑफ वर्क, दुनिया में कार्य को ढूंढ सके वो। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है। खुला मस्तिष्क, ओपन माइंडेडनेस, अधिक सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, या कठिन कार्य। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है, गलत वाला पूछ रहा है। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 होगा, हार्ड वर्क। ये कोई मोटिव नहीं है, ये वैज्ञानिक है। खुला मस्तिष्क, ओपन माइंडेड, क्यूरियोसिटी जो होती है वो भी है, सीखने की उत्सुकता, समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता, ये भी है, ये भी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 वाला सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। हरी कक्षा 6 के विद्यार्थियों को घूर्णन गति पढ़ाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे अच्छी विधि होगी। वो क्या पढ़ाना है, सर्कुलर मोशन को पढ़ाना चाह रहा है। इसमें से कौन सा मेथड सबसे अच्छा होगा। डिस्कशन, गतिविधि आधारित शिक्षण, और फिर है उदाहरण देना, केवल एग्जाम्पल इनफ नहीं होगा, प्रदर्शन, ये भी नहीं होगा।
इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, गतिविधि आधारित। जहाँ एक्टिविटीज आ जाए, टीचिंग भी आ जाए, वही आंसर सही होगा, गतिविधि आधारित शिक्षण, एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान अधिगम का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है? जो साइंस लर्निंग है, इसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? विज्ञान का ज्ञान अर्जित करना, विज्ञान की विषय वस्तु की जानकारी एकत्रित करना, अध्ययनकर्ताओं में ईमानदारी, अखंडता और सहयोग के मूल्यों की प्राप्ति करना। इसमें कई चीज़ें डाल दिया है, इसलिए ये सही है। ईमानदारी भी आ गया, ऑनेस्टी भी, अखंडता भी, इंटीग्रिटी भी, और सहयोग के मूल्यों की प्रगति, कोऑपरेशन भी आ गया। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा टू imbibe the value of honesty, integrity and cooperation among learners। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। विज्ञान के मूल्यांकन में सतत एवं समग्र मूल्यांकन का अर्थ है सत्य, कॉन्टिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव जो इवेल्युएशन होती है उनका क्या अर्थ है? ठीक है, कॉन्टिन्यूअस और कम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन जो होते हैं उनका अर्थ क्या है? अंतिम एवं रचनात्मक मूल्यांकन, अधिक आवर्ती जांच एवं परीक्षा, अधिगम के आकलन हेतु सामान्य गतिविधियां और अभ्यास। आ गया ना, एक्टिविटीज और इसमें एक्सरसाइज, ये सही है। इसका सही आंसर होगा ये वाला, रूटीन एक्टिविटीज एंड एक्सरसाइज टू असेस लर्निंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला 89। निम्नलिखित में से कौन सा समस्या समाधान विधि का एक चरण नहीं है? स्थिति की कल्पना करना, जो कल्पना होता है इमेजिनेशन, ये तो है। फिर समस्या समाधान का प्रयास करना, बिल्कुल, जब जब समस्या होगी तो उसके समाधान का भी प्रयास किया जाएगा। निष्कर्ष निकालना, ये भी है, हम निष्कर्ष निकालेंगे कि समस्या समाधान हुआ भी या नहीं। इसका जो सही आंसर होगा ऑब्जर्वेशन, आकलन इसका पार्ट नहीं होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑब्जर्वेशन है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। कौन सा विज्ञान में अनुरूपता विधि का एक चरण है? चलिए देखते हैं, समानताओं का चित्रण, ये बोल रहा है अनुरूपता, जिसमें अनुरूपता है, सिमिलरिटीज आए। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा मैप सिमिलरिटीज। अमूर्तता तो होगा नहीं क्योंकि अनुरूपता है। जो अनुरूपता होता है ना वो सिमिलरिटीज में ही मिलता है, इसलिए इसका सही आंसर होगा समानताओं का चित्रण। ये पहला वाला आंसर ही सही हो जाएगा, मैप सिमिलरिटीज। मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रीवियस ईयर लगाया करिए तो चारों ऑप्शन को ध्यान में रख के लगाया करिए, तभी उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप केवल क्वेश्चन आंसर करते जाएंगे तो इतना रिपीट होने वाला नहीं है प्रीवियस ईयर, इससे आपको ज़्यादा लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर आपको ज़्यादा अच्छे से प्रीवियस ईयर करना है तो आप चारों ऑप्शंस को ध्यान में रख के उससे भी जो क्वेश्चन बनते हैं उनको भी ध्यान में रख के चला करिए, तभी आपको प्रीवियस ईयर लगाने का फ़ायदा होगा। और इस टाइम पे आपको प्रीवियस ईयर बहुत ज़रूरी है लगाना, प्रैक्टिस सेशन करते रहिए। किसी कॉन्सेप्ट में दिक्कत है तो उसको अपना छोटे छोटे टॉपिक में करके क्लियर कर लीजिए, बाकी जो है तैयारी करते रहिए। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे और ऐसे ही कंटेंट आगे चाहिए तो मैं देती रहूँगी। और आप सभी अगर नए हैं चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।